हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव सुनील मेहता। सर, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब बस बजट के अंदर कुछ ही दिन बचे हैं, तो आईबीए के तरफ से जो एक रिक्वेस्ट भेजी गई होगी, उसमें क्या क्या बड़े मुद्दे हैं जो आईबीए ने उठाए हैं, जो आप चाहते हैं कि बजट के अंदर उनमें ध्यान दिया जाए? देखिए, जो आईबीए है, दिस इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बैंकिंग इंडस्ट्री। और बैंकिंग इंडस्ट्री में जो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि इस समय जो बैंकिंग का फॉर्मेट है वो ट्रेडिशनल मैनुअल से डिजिटल की ओर कन्वर्ट हो रहा है। और जब डिजिटल के लिए कन्वर्ट हो रहा है तो आप देखें कि पहले फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, अब ज़्यादातर बैंकर्स को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो अगर उस इन्वेस्टमेंट के जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर कुछ टैक्स ऑफ बैंकर्स को मिलते हैं, तो दिस विल एनकरेज देम फॉर ए फास्टर डिजिटलाइजेशन, जिससे डिजिटलाइजेशन भी फास्ट होगा। और जो आप देखते हैं कि डिजिटलाइजेशन के लाभ तो शुरू से, जैसे पहले आपने ट्रेन के रिजर्वेशंस देखे थे जब मैनुअल हुआ करते थे उस समय में, और आज जब जो डिजिटली ऑनलाइन होती है हर चीज, तो कितनी सुविधा हो गई है, लोगों को घर बैठ के अपना रिजर्वेशन कर लेते हैं, लाइनों में नहीं लगना पड़ता है, पेंडेमिक में भी काम चलता रहता है, कोई रिस्क नहीं होती। इसी तरह से बैंकिंग के अंदर भी पेमेंट स्पेस तो ऑलरेडी डिजिटलाइज हो चुकी है, मगर जो लैंडिंग स्पेस है उसमें डिजिटलाइजेशन का काम अभी चलना है और तेजी से होना है। तो जब ये काम अभी स्टार्ट हुआ है तो इसके अंदर काफी सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बैंकों को करना पड़ेगा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो उसमें अगर गवर्नमेंट टैक्स ऑफ देती है तो ये प्रोसेस को फैसिलिटेट होगा। काम तो शुरू हो चुका है, पर जिससे ये बैंकों को बेनिफिट होगा। दूसरा जो हम चाह रहे हैं वो है कि गवर्नमेंट को एक चीज मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट की जो स्कीम है, ये बहुत ही अच्छी स्कीम सरकार ने लॉन्च करी थी। और पेंडेमिक के टाइम पे इस स्कीम के लॉन्च होने के कारण से, जब मार्च 2020 में ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी और उसके कुछ दिनों बाद ही जब इस स्कीम को लॉन्च कर दिया गया, तो अभी आपने देखा होगा कि बैंकों के डिफरेंट आंकड़े आ रहे हैं कि 3 लाख करोड़ तक के लोन सैंक्शन होकर डिसबर्स हो चुके हैं इस योजना के अंतर्गत। बहुत सारे एमएसएमईज को इसका लाभ मिला है, जिससे कि उस डिफिकल्ट टाइम में जब उनके पास में कोई एडिशनल कैश फ्लो नहीं था, जिस समय उनके पास में अपने पास में कोई सेल्स नहीं थी, दुकानें बंद थी या उनकी फैक्ट्रियां बंद थी, तो उस समय के अंदर ये इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट मिलने से वो अपनी जो ओवरहेड कॉस्ट है, जिस तरह के सैलरी एक्सपेंसेस होते हैं, टेलीफोन बिजली के बिल होते हैं, शॉप के नॉर्मल रेंट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी फिक्स कॉस्ट होती है जो उनको पे करनी होती है, तो वो सब पे करने के लिए ये इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट बहुत काम आई। पर जब ये इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट, इसको बार बार में 2-3 बार में मॉडिफाई भी किया गया, तो ईसीजीएस 1 आई, फिर 2 आई, फिर 3 आई, फिर 4 आई, और अब सब सोच रहे थे कि सेकंड वेव तक चलो अब खत्म हो गया, और लास्ट क्वार्टर में बहुत अच्छे इकोनॉमी ने पिकअप कर लिया था। तो बैंकर्स भी पूरे आश्वस्त थे कि अब जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके मगर अलोकेशन तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसके लिए किया हुआ है और उसमें अभी गैप भी अवेलेबल है। 3 लाख करोड़ ही अभी तक डिस्पर्स हुआ है और 4.5 लाख करोड़ तक की सीमा अवेलेबल है, मगर इसका इम्प्लीमेंटेशन टाइम जो है वो 31 मार्च 22 तक है। और अभी 22 आ रहा है, पास में आ रहा है, तो बैंकर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसे 1 साल और बढ़ा दिया जाए सितंबर तक उसमें सैंक्शंस के लिए, और मार्च 2023 तक डिसबर्समेंट के लिए। तो ये हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है कि इसको अपने 1 साल के लिए और बढ़ा दें। तीसरी जो चीज है वो है कि हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट। आप जानते हैं कि हमारे कंट्री में आज भी जितनी पॉपुलेशन है और जो यंगर जनरेशन है, तो हाउसिंग के लिए आज भी काफी गैप्स अवेलेबल हैं, अवेलेबिलिटी में और एक्चुअल में। तो हाउसिंग सेक्टर के 3 बहुत बड़े फायदे हैं। एक तो ये है कि जिस गवर्नमेंट की सबको आवास की जो योजना है उसका फुलफिलमेंट होता है। दूसरा, हाउसिंग सेक्टर जो है, एक मकान बनता है तो उसमें बहुत सारी लेबर काम में आती है, बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, उसके अंदर सीमेंट, आयरन, बहुत सारी एसेसरीज, करीबन 50-60 डिफरेंट इंडस्ट्रीज का काम, प्रोडक्ट्स उसमें लगते हैं। 50-60 तो मैं कम ही कह रहा हूँ, उससे ज्यादा ही होंगी, क्योंकि कोई कहीं से सीमेंट आ रहा है, कहीं से लोहा आ रहा है, कहीं पे फैंस आ रहे हैं, कहीं पे वायरिंग आ रही है, कहीं से लकड़ी आ रही है, कहीं पे ये सब चीजें आ रही हैं। तो जब हाउसिंग कंस्ट्रक्शन होता है तो ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज को ऑटोमेटिकली सप्लाई प्रोवाइड करता है। तो इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए सरकार ने ऑलरेडी एनेबलर्स किया हुआ था कि 2 लाख का इंटरेस्ट, पहले जो 1.5 लाख था उसको बढ़ा के 2 लाख किया गया था सेक्शन 24 के अंदर। और ये 2 लाख आज की तारीख में जिस तरह के जो हाउसिंग मकान लोग ले रहे हैं और जिस कॉस्ट पे आ रहे हैं,
उसमें 2 लाख की सीमा बहुत कम है। तो अगर इसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया जाए तो ये एक हाउसिंग लोन को भी बढ़ावा मिलेगा इससे, और जब सस्ता लोन मिलेगा लोगों को और उसके ऊपर अपने को सब्सिडी मिलेगी, उनको लगेगा कि इसमें हमें इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो ज्यादा मकान लेने के लिए प्रेरित होंगे और उससे हाउसिंग सेक्टर को और इकोनॉमी को सबको बेनिफिट मिलेगा। सर ये 3 एक बड़े जो और आपने तो ये बता दिए, लेकिन एक और जो चर्चा में है जो आपने अभी तक नहीं बताया, क्या उसका भी जो बैंक की डिपॉजिट्स होती है 5 साल की, तो वहां पर कुछ रियायत की बात की गई है क्या? क्योंकि हमने देखा है कि अब इक्विटी मार्केट की तरफ लोग रुझान हो रहे हैं, तो बैंक की जो फिक्स डिपॉजिट पे इतना अट्रैक्शन नहीं दिख रहा है। देखिए, जो बैंक डिपॉजिट्स का अभी तक जो एफडीआर जो हैं 5 साल तक की जो स्कीम बनाई जाती है, जिसके अंदर 5 साल की एफडीआर हैं और टैक्स वाली स्कीम के अंदर हैं, उसमें ये बेनिफिट अवेलेबल है। और इसको 3 साल रिड्यूस करने के लिए हमने पिछले साल भी टेकअप किया था। ये हमारा स्टैंडिंग एजेंडा है जो गवर्नमेंट के पास में ऑलरेडी है, और अगर सरकार उसको करती है तो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना वो उसमें फायदेमंद होगा। मगर जहाँ तक, चूंकि अभी बैंकों की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है, डिपॉजिट्स की ग्रोथ लैंडिंग की ग्रोथ से ज्यादा अच्छी है, इसलिए हमें लगता है कि ये कोई भी मेजर कांस्टेंट इस साल के लिए नहीं है, पर ये हमारी स्टैंडिंग डिमांड तो है। लेकिन सर आप ये भी मानते, आप कह रहे हैं कि लिक्विडिटी तो काफी अच्छी, लेकिन एक बड़ा जो चंक है जो बैंकिंग डिपॉजिट में आता था वो कहीं ना कहीं और इन्वेस्टमेंट के लिए गया है, क्योंकि हम बाकी जो निवेश के विकल्प है वहां पे टैक्स बेनिफिट है, उस कंपैरिजन पे लेवल प्लेइंग नहीं है। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि जो दूसरी टैक्स स्कीम्स हैं उसको बेनिफिट मिलता है, बट फॉर्चुनेटली बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो इजी लिक्विडिटी लोगों के पास अवेलेबल होती है कि जब चाहे पैसा जमा करा दें, जब चाहे निकाल लें, एफडीआर भी अगर है तो उसको करा लें, तो वो बेनिफिट बैंकिंग सेक्टर के साथ में जो है, इसलिए डिपॉजिट्स की ग्रोथ बैंकों की जो है डबल डिजिट में चल रही है इस समय, और डिपॉजिट की ग्रोथ अच्छी चल रही है, इसलिए इस समय लिक्विडिटी का इशू नहीं है। पर हाँ, अगर ये किया जाता है तो डेफिनेटली डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में बैंकों को भी फायदा होगा और लोगों के लिए भी एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, जहाँ पे टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा और बैंकों में अपना डिपॉजिट भी रख पाएंगे। पर ये स्टैंडिंग डिमांड है बैंकिंग सेक्टर की, एंड ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट इस पे कौन से बजट में इसको लेके आती है। ठीक है सर, तो ये 4 बड़ी बड़ी डिमांड सर आपने बता दी, इसके अलावा भी कुछ छोटा मोटा है जो आप बजट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक जैसे कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम आपने देखा होगा, पहले जो टफ स्कीम बोलते थे, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड बनाया था सरकार ने, और वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने बनाया था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर अगर मॉडर्नाइजेशन करना है तो 4 से 5% तक की इंटरेस्ट सब्सिडी उनको मिलती थी। अभी जो है हमारे प्रधानमंत्री जी भी जाके डिक्लेयर करके आए हैं कि जो एनवायरमेंटल है हमारा कार्बन एमिशन है इसको हम कम करेंगे। तो इस तरह से अगर एनवायरमेंट एंड सोशल ईएसजी फ्रेमवर्क है, ईएसजी फ्रेमवर्क के लिए अगर सरकार अपना इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम लाती है ऑन द लाइंस ऑफ टफ सब्सिडी, तो ये भी बहुत फायदेमंद होगा, खासकर ईएसजी फ्रेमवर्क को हमारे कॉर्पोरेट्स को इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि उनको लगेगा कि सरकार से हमें इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा है, तो अगर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं जिससे कि हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बेटर हो रहा है, कार्बन एमिशन कम हो रहा है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम ज्यादा हो रहे हैं, तो आने वाली जनरेशंस के लिए वो अच्छा होगा। आई थिंक दिस इज अ टाइम जब पूरा वर्ल्ड एनवायरनमेंट के बारे में चिंतित है, तो ईएसजी फ्रेमवर्क को इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए टफ की तरह की अगर कोई इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम सरकार बजट में लेके आती है, तो ये सभी के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी, एनवायरनमेंट के लिए भी, कंपनीज के लिए भी टू अडॉप्ट द ईसीजी फ्रेमवर्क, एंड बैंकर्स के लिए भी इंसेंटिव फॉर लेंडिंग एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द ईएसजी सेक्टर। सर अब आप पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और हम अब थर्ड वेव के अंदर हैं, तो इसमें देखा है काफी ज्यादा पिछले 2 सालों के अंदर उतार चढ़ाव दिखा है इकोनॉमी के अंदर, तो रिटेल लोन सेगमेंट में कहीं स्ट्रेस वगैरह दिख रहा है, या आपका जो असेसमेंट है कि आगे चल के दिख सकता है, तो वहां पर जो आप लोगों की ड्यू डिलिजेंस है थोड़ी सख्त होगी? देखिए, ऐसा है, रिटेल सेगमेंट के अंदर स्ट्रेस जो है वो काफी हद तक दैट वाज टेकन केयर ऑफ, क्योंकि रिटेल सेगमेंट में आम आदमी क्या, छोटे मोटे जिनके पास लोन्स होते हैं, तो बहुत से लोगों की जो अर्निंग्स हैं वो सैलरी के ऊपर डिपेंड करती हैं या प्रोफेशंस के ऊपर डिपेंडेंट करती हैं, तो लॉकडाउन से उनकी अर्निंग्स पर डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ा है और चांसेस थे कि उसमें काफी सारे डिफॉल्ट्स होंगे। मगर जो सरकार ने 2 बहुत अच्छे स्टेप्स लिए, एक तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हमारे मॉरेटोरियम की स्कीम अनाउंस करी,
और मॉरेटोरियम की स्कीम अनाउंस करने के बाद में और जो कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट का रिलीफ दिया, उसके बाद में जो भारत सरकार ने एक योजना लेके आए जिसके अंदर उन्होंने कहा कि भैया ये जो ब्लैकआउट पीरियड है इसको डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, तो उस चीज को रिजर्व बैंक ने भी एग्री किया। एंड जो तीसरा सबसे बड़ा था, उसको रिस्ट्रक्चरिंग की विंडो दे दी कि भाई 2-2 साल तक आप अगर कोई स्ट्रेस आता है तो उसको आप 2 साल के लिए रिस्ट्रक्चर करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड वेव के जितने भी केसेस रिटेल में सेगमेंट थे, तो ज्यादातर केसेस में तो जरूरत नहीं पड़ी, और जहां जहां जरूरत पड़ी वहां बैंकों ने उसको रिस्ट्रक्चरिंग की विंडो दे दी, तो उससे वो सर्वाइव कर गए। पर अब यह है कि अगर ये थर्ड वेव है, इसका इम्पैक्ट चूंकि अभी शुरू हुई है, ये जनवरी में ही इसका इम्पैक्ट महसूस होना शुरू हुआ है, और भगवान करे कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाए। अगर ये जल्दी खत्म हो जाती है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर ये स्ट्रेस लंबा चलता है तो फिर डेफिनेटली इस विंडो को एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ सकती है। तो दिस इज अनदर एरिया जहाँ पे अभी सरकार अगर चाहे तो, पर आई थिंक इट इज लिटिल प्रीमैच्योर। रिजर्व बैंक भी वेट कर रहा है कि सिचुएशन को और देख लें और उसके बाद में इस बारे में कोई डिसीजन लें। सर, अभी आज ही एक वित्त मंत्रालय की तरफ से एक ट्वीट किया गया है NARCL के ऊपर, और आपकी बड़ी भूमिका रही है NARCL के अंदर, तो कितनी प्रोग्रेस जो है वहां पर हो गई है? इस साल में हम कितने अकाउंट रिजॉल्व होते हुए देखेंगे, और जो ग्लिचेस वगैरह थे वो तमाम तरह के वो दूर कर दिए गए हैं क्या? देखिए, कोई भी चीज अगर कोई नया इंस्टीट्यूशन स्थापित किया जाता है तो उसमें बहुत सारे प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स होते हैं, और ये डबल एंटिटी के रूप में था जिसके बारे में अप्रूवल के लिए रिजर्व बैंक के लिए किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक के कंसिडरेशन में है। तो एक बार ये चीजें अप्रूवल सब हाथ में आ जाएंगी तो आई थिंक ये जो एक एनेबलर है भारत सरकार ने बनाया है और बैंकों के सहयोग बैंकों ने आगे बढ़ के इसमें काम लिया है, तो इससे सिस्टम में जो लीगेसी एनपीएस हैं उनको क्लीन करने में बहुत हेल्प होगी। सर, प्रोग्रेस अगर आप बता पाए थोड़ा बहुत, कितना आगे बढ़ गए हैं, कितने अकाउंट हम रिजॉल्व होते हुए देखते हैं? जैसे NARCL के अंदर उनका बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है, कैपिटल वो ले चुके हैं और अपना काफी सारी चीजें हैं वो आगे बढ़ चुके हैं, अब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की तैयारी में है। ठीक है सर, आप इस पे सेफ है। एक और चीज सर मैं समझना चाहूंगा, आज हमने देखा है कि कई सारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उन्होंने बाय नाउ पे लेटर पे कुछ सवाल जो है रहे हैं, जहां पर RBI ने भी उसका संज्ञान लिया है, तो बैंकों की भी इससे जुड़ी हुई कुछ चिंताएं हैं क्या? देखिए, पूरे बैंकिंग सेक्टर की बिल्कुल चिंताएं हैं, क्योंकि अगर कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है और वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट इज जस्ट लाइक ए बैंकिंग प्रोडक्ट, जैसे बैंक लोन देते हैं रिटेल लेंडिंग के लिए और हम लोग कैपिटल गुड्स के लिए परचेज के लिए लोन देते हैं, तो उस तरह का प्रोडक्ट अगर कोई भी प्लेटफॉर्म मार्केट में लॉन्च करता है तो देयर शुड नॉट बी रेगुलेटरी आर्बिट्रेज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैंक के क्या जो सारा प्रोडक्ट्स हैं वो तो रेगुलेटर रेगुलेट करता है और इन प्रोडक्ट्स को कोई रेगुलेट नहीं करता है, तो उसमें दो तरह के नुकसान है। एक तो अनहेल्दी कंपटीशन क्रिएट होता है, दूसरा उसके अंदर जो रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि वो कस्टमर का सारा डेटाबेस उस प्लेटफॉर्म के पास में जा रहा है, वो कितना रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, उसके बेसिस पे वो फ्यूचर में कहीं कस्टमर को डबल नुकसान तो नहीं हो सकता है, फ्रॉड्स के इंसिडेंसेस तो नहीं हो सकते हैं या और दूसरी प्रॉब्लम्स तो नहीं हो सकती हैं, तो वो रेगुलेट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर अवेयरनेस अभी भी पूरी नहीं है। लोग सोचते हैं कि शायद जो इंटरनेट पे मिल रही है हर चीज या व्हाट्सएप पे घूमने वाली हर खबर सच नहीं होती, या इंटरनेट पे मिलने वाला हर प्रोडक्ट ऑथेंटिक नहीं होता, रेगुलेटेड नहीं होता, तो उसके बारे में कस्टमर अवेयरनेस होना भी बहुत जरूरी है। और बैंकिंग सेक्टर का यह मानना है कि देयर शुड बी ए लेवल प्लेइंग फील्ड, कि जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कोई भी टेक्नोलॉजी कंपनी लेके आती है दे शुड बी प्रॉपरली रेगुलेटेड, जिससे बैंकिंग सिस्टम का और कंज्यूमर के दोनों के इंटरेस्ट को प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया जा सके। मेरा सर सेकंड लास्ट सवाल होगा, 7 लाख बैंकर जो है देश के कोने कोने में, उनके लिए सवाल है। हमने देखा है हाल के दिनों में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर बैंकर्स के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, मारपीट हुई है, तो समय समय पे ये मांग उठती रहती है बैंकर्स प्रोटेक्शन एक्ट की। क्या इसको लेकर भी IBA कुछ मांग कर रहा है कि बैंकर्स के प्रोटेक्शन के लिए भी अब सोचने का वक्त आ गया है? देखिए, IBA डेफिनेटली बैंकर्स के सहयोग के साथ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से और चीफ विजिलेंस कमिश्नर से भी टच में रह के बैंकर्स को, क्योंकि बैंकर्स के बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें कि कस्टमर जो है बहुत सारे
अनप्लीजेंट होते हैं। जैसे अगर किसी की कोई प्रॉपर्टी है, आप मार्केट के अंदर सेल के लिए जाते हैं, तो उसको अच्छा तो नहीं लगता कि उसकी प्रॉपर्टी सेल हो रही है, क्योंकि वो बैंक को अपने पैसे को वसूल करना है, तो उसको एक काम करना ही पड़ता है। तो उसमें कई बार व्यक्तिगत रंजिश में लोगों को हो जाती है। लोगों को लगता है कि शायद ये जो ऑफिसर काम कर रहा है, ये हमारी प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश कर रहा है, तो क्यों नहीं इसको अपन कोई काउंटर एक्शन लें, इसके ऊपर कोई काउंटर कार्रवाई करें, या इसके साथ मिसबिहेव करके उसको डिमोरलाइज करें। तो इस तरह की घटनाएं छुटपुट होती रहती हैं। तो उन चीजों का प्रोटेक्शन देने के लिए हमने बैंकिंग में इस चीज को टेकअप किया है। भारत सरकार से भी टेकअप किया है, चीफ बिजनेस कमिश्नर से भी टेकअप किया है कि अगर इस मामले में अगर किसी भी बैंकर के खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई स्थानीय लोग या पुलिस करती है, तो उसको एक प्रोटेक्शन के रूप में एक कवरेज दिया जाए। उसको माना जाए कि बैंकर ने ये अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए, क्योंकि बैंक जो भी पैसा वसूल करता है वो पब्लिक का ही पैसा है। अगर वो पैसा रिसाइकिल नहीं होगा, वो वसूली नहीं होगी, तो वो अपना फ्रेश लेंडिंग कैसे कर पाएंगे? और अगर वो रिकवरी नहीं होगी, तो जो डिपॉजिटर है उसको इंटरेस्ट कैसे दे पाएंगे? तो अल्टीमेटली रिकवरी इज द एसेंस कि अगर रिकवरी नहीं होगी पैसे की, और उसमें अगर लोग जो रिकवरी करने के लिए ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनके साथ में मिसबिहेव करेंगे, या उनके साथ में उनको पुलिस केस में फंसाने की कोशिश करेंगे, या उनको किसी तरह से तंग करने की कोशिश करेंगे, तो लॉ शुड प्रोटेक्ट देम। क्योंकि अगर वो प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, तो फिर वो इतने उत्साह रूप से काम नहीं करेंगे। आदमी सोचेगा यार ठीक है, होता है तो होता है, नहीं होता नहीं है। उससे अल्टीमेटली देश का ही नुकसान होगा, इकोनॉमी का नुकसान होगा, बैंकिंग का जो सिस्टम है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर पैसों की रिसाइकलिंग नहीं होगी, तो ये अर्थचक्र रुक जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों के लिए भी इसको टेकअप करें। हमने ऑलरेडी टेकअप किया हुआ है, सरकार की तरफ से हमें पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल रहे हैं। जो विजिलेंस का जो फ्रेमवर्क बनाया गया है, जिसके अंदर बहुत सारे उनको प्रोटेक्शन दिए गए हैं, उस फ्रेमवर्क को भी नए रूप से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और आगे लॉ में भी इसमें संशोधन किया जाए, इसके बारे में भी आईबीए ने मैटर टेकअप किया हुआ है। हम लोग बैंकों से उनकी समस्याओं को कलेक्ट कर रहे हैं, लीगल एक्सपर्ट से भी हम ओपिनियन ले रहे हैं, और अकॉर्डिंगली फिर हम सरकार के पास जाएंगे कि भाई ये आप संशोधन करें, जिससे कि जो बैंकर्स हैं उनको अपने नॉर्मल ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने में और कुछ कठिन निर्णय लेते समय कोई परेशानी ना हो। आखिरी सवाल होगा सर, आपने तमाम मुद्दों पे बात की, तो इसके अलावा अब हम निकट भविष्य में आईबीए की तरफ से और किस तरह के इनोवेशन देख सकते हैं? क्या कौन से ऐसे पहलू होंगे जहां पर आईबीए अभी और काम कर रहा है? देखिए, आईबीए एक नए क्षेत्र में ये काम कर रहा है कि एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जो बड़े साइज के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको लैंडिंग करने के लिए कई बार 20 से 25 बैंक होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला बैंक अपनी सैंक्शन पहले दे देता है, उसके बाद में जब तक दूसरा बैंक, तीसरा बैंक, चौथा बैंक अपनी सैंक्शन देता है, तो टाइम निकलता जाता है, और कई बार 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो जाता है। तो पहले बैंक जिसने सैंक्शन देती है उसको अपने सैंक्शन को दोबारा रिव्यू के लिए जाना पड़ता है, और जब तक पूरे प्रोजेक्ट का टाई अप होता है उसमें काफी लंबा समय निकल जाता है। दूसरा, कई बार जो बहुत सारे बैंक हैं वो अपने अपने टाइम पे जब सैंक्शंस करते हैं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। तो हमने एक अपने आईबीए की एक कमेटी बनाई थी, जिसके अंदर जो इंडियन बैंक की एमडी थी उनको हमने चेयरमैन बनाया था, और उन्होंने उस कमेटी के अंदर में सारे मेंबर बैंक से इनपुट लिया था। तो हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के जो एमडी हैं वो भी उसके मेंबर थे, आईसीआई बैंक की जो ईडी हैं वो भी उसमें मेंबर्स थी। तो सारे मेंबर्स ने मिलके अपनी ओपिनियंस दी। एक हमने एक फ्रेमवर्क तैयार किया, दैट इज सिंडिकेटेड लोन अरेंजमेंट, और उस फ्रेमवर्क को हमने रिजर्व बैंक को भी भेजा, और वहां से भी हमने उनकी सहमति ले ली कि यस, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसको बैंकर्स को लिया जाना चाहिए। अब हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में सिस्टम है सिंडिकेटेड लोन का, वो इंडिया में भी इम्प्लीमेंट हो सके। और वो कैसे होगा कि एक लीड लेंडर होगा, वो किसी पूरे प्रोजेक्ट का असेसमेंट कर देगा, उसकी एक यूनिफॉर्म टर्म शीट बना देगा, और उसके बाद बाकी के बैंक उसी टर्म शीट की बेसिस पे दोबारा सारे प्रोसेस को दोबारा से करने के बजाय उसी टर्म शीट में बता देंगे, अच्छा भैया 10% शेयर हम लेना चाहते हैं, 5% शेयर हम लेना चाहते हैं, 20% हम लेना चाहते हैं। हर बार नए सिरे से नया अप्रेजल करने की, नए सिरे से नए उसके फॉर्मेलिटीज करने की, नई कमीशन डिसाइड करने की वो जरूरत नहीं रहेगी। इससे 3 बहुत बड़े फायदे होंगे। एक तो एक कॉमन डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, जिससे उसमें जो टाइम लगता है वो बचेगा। एक कॉमन अप्रेजल हो जाएगा, उसमें जो टाइम लगता है सब बैंक अपना अलग अलग करते हैं वो बंद हो जाएगा। जो टाइम गैप बिटवीन फर्स्ट सैंक्शन एंड लास्ट सैंक्शन है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जब एक बैंक ने कर दिया और उसी की बेसिस पे सबको डिसाइड करना है तो डिसीजन फास्टर हो जाएंगे। तो देश के अंदर प्रोजेक्ट फंडिंग और कॉर्पोरेट लैंडिंग में ये एक बहुत रचनात्मक सुधार आ सकते हैं।
इस कॉन्सेप्ट के इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद। अभी हमने रिसेंटली इसको तैयार किया है और होपफुली इसको हम अपने सारे मेंबर बैंक्स को और कॉर्पोरेट्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग आप इसको क्विकली अपनाएं, जिससे कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो लैंडिंग के अंदर अभी इनएफिशिएंसीज हैं उसको हम मोर एफिशिएंट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। तमाम मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।